साइक्लोहेक्सीन, दूसरा है साइक्लोहेक्सीन, उसके बाद है साइक्लोहेक्साडाइन, और उसके बाद है साइक्लोहेक्साट्राइन इज नथिंग बट बेंजीन। इसको बेंजीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अपन इसके स्टेबिलिटी पर बात करने जा रहे हैं। किस पे बात करने जा रहे हैं? अपन इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि इन चारों में से 1 2 3 4 इन चारों में से स्टेबल कौन है, अपन इस पे बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसा पूछूं इन चारों में से स्टेबल कौन है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर है बेंजीन इज मोस्ट स्टेबल। क्यों? तो आंसर आएगा ड्यू टू रेजोनेंस। ड्यू टू रेजोनेंस बेंजीन इज स्टेबल, लेकिन किससे स्टेबल है और किससे स्टेबल नहीं है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। बेंजीन इन चारों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल नहीं है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कोई है इन चारों में से तो वो है साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद में कौन है? उसके बाद में है साइक्लोहेक्सीन। उसके बाद में कौन है? उसके बाद में है बेंजीन, और उसके बाद में है साइक्लोहेक्साडाइन, जो कि सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है, ठीक है, स्टेबिलिटी के मामले में। अब ऐसा क्यों? तो देखो, मैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से इसको एक्सप्लेन करूँगा। कहाँ से एक्सप्लेन करूँगा? इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बेसिस पे। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बेसिस पे इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो, वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब क्या? कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, सपोज करो ये है इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर इसको मैंने H2 दिया, इसका हाइड्रोजनेशन करवाया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 इथेन में, ठीक है। तो जब मैंने इसमें H2 ऐड किया तो कितना एनर्जी रिलीज हुआ, वो रहेगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ओके। वैसे ही देखो, ये है साइक्लोहेक्सेन, अभी इसमें H2 का एडिशन पॉसिबल है, साइक्लोहेक्सेन में H2 का एडिशन पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऑलरेडी सैचुरेटेड कंपाउंड है, इसमें कहाँ एडिशन करोगे तुम लोग, ठीक है। तो इसमें एडिशन पॉसिबल नहीं है, मतलब इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या आएगा? 0 आएगा। इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड ही नहीं करोगे तो इसका कुछ एनर्जी रिलीज ही नहीं करेगा, तो 0 रहेगा। अगर मैं ऐसा बोलूँ साइक्लोहेक्सीन, तो साइक्लोहेक्सीन को जब मैं 1 मोल H2 दूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन में, ओके। जब मैं साइक्लोहेक्साडाइन की बात करूँगा, इधर भी प्लस इसमें अगर मैं H2 ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड है? 2। तो बैलेंस करने के लिए मेरे को कितना ऐड करना पड़ेगा? 2 H2। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वापस से साइक्लोहेक्सेन में, नो डाउट। अगर मैं बेंजीन की बात करूँ, और बेंजीन में अगर मैं 3 H2 ऐड करता हूँ, 3 H2, तो वापस से कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन में, नो डाउट। अब आती है इंटरेस्टिंग चीज़, जब एक डबल बॉन्ड रहेगा, जब साइक्लोहेक्सीन है, तो साइक्लोहेक्सीन में जब तुम लोग H2 का एडिशन करोगे, इसका हाइड्रोजनेशन कराओगे, तो इसका आंसर आता है 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। मतलब इसका सिंपल कैलकुलेशन है कि अगर एक डबल बॉन्ड है तो 120 किलो जूल रिलीज कर रहा है पर मोल, तो अगर 2 डबल बॉन्ड है तो कितना रिलीज करना चाहिए मैथमेटिकली? 240 करना चाहिए। कितना रिलीज करना चाहिए? ये करना चाहिए 240, लेकिन करता कितना है? ये करता है 232 किलो जूल पर मोल, ये वाला रिलीज करता है। वैसे ही अगर एक डबल बॉन्ड है 120 कर रहा है, तो 3 है तो कितना करना चाहिए था? बोलो, 360 करना चाहिए था। कितना करना चाहिए था? 360 रिलीज करना चाहिए था। लेकिन एक्सपेरिमेंटली, प्रैक्टिकली जब देखा गया तो इसका आंसर आया 209 किलो जूल पर मोल रिलीज करता है इतनी एनर्जी को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या? 240 करना चाहिए था लेकिन 232 कर रहा है, मतलब 8 किलो जूल पर मोल एनर्जी कहाँ गई? ये एनर्जी कहाँ चली गई? ये है इसकी रेजोनेंस एनर्जी। तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे एक छोटा सा रेजोनेंस काम कर रहा है, डबल सिंगल डबल। तो ये जो रेजोनेंस है, इसके वजह से जो एनर्जी रहेगी वो है 8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो 232 किलो जूल
रिलीज करना चाहिए था, लेकिन 240 किलो जूल रिलीज करना चाहिए था, लेकिन कर कितना रहा है, 232 रिलीज कर रहा है। मतलब 8 किलो जूल पर मोल से रेजोनेंस एनर्जी ये वाले मॉलिक्यूल को स्टेबिलाईज कर रही है। ओके, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, आई रिपीट, ध्यान से सुनना। ये करना चाहिए था 240, लेकिन कर रहा है 232। मतलब ये 8 किलो जूल पर मोल का जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस को बोलेंगे अपन रेजोनेंस एनर्जी। सिमिलरली 360 करना चाहिए था, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड है, लेकिन कर रहा है कितना, 209। मतलब ही यहाँ पे सिंपल सा कितने का डिफरेंस आ रहा है, 151 का डिफरेंस आ रहा है, 151 किलो जूल पर मोल। तो 151 किलो जूल पर मोल क्या है, ये है इसकी रेजोनेंस एनर्जी। 151 किलो जूल पर मोल क्या है, इसकी रेजोनेंस एनर्जी है। ठीक है, ये करना चाहिए था 360, लेकिन कर रहा है 209। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि 151 किलो जूल पर मोल से ये बेंजीन, मतलब ये जो एरोमेटिसिटी है, ये बेंजीन को स्टेबिलाईज कर रहा है। कितना एनर्जी से स्टेबिलाईज कर रहा है, 151 किलो जूल पर मोल से स्टेबिलाईज कर रहा है। देखो अब इसको ग्राफिकली समझाता हूँ, अब इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अब चीज़ों को समझो। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ, सिंपल सा ग्राफ बनाता हूँ, इसको मैं रेफरेंस लाइन पकड़ता हूँ, इसको मैं रेफरेंस लाइन पकड़ता हूँ, और ये है एनर्जी, ये वाला एक्सिस रहेगा एनर्जी का एक्सिस। ठीक है, ये एक्सिस रहेगा एनर्जी का एक्सिस। ये वाले जो लाइन है, रेफरेंस लाइन, बेस लाइन, इसको मैं साइक्लोहेक्सेन मानता हूँ। क्या मानता हूँ, साइक्लोहेक्सेन। क्यों साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन के अंदर H2 का एडिशन हो ही नहीं रहा है, और H2 का एडिशन हो ही नहीं रहा है, तो वो 0 किलो जूल पर मोल एनर्जी रहेगा उसका आंसर। तो इसको मैं बेस लाइन में साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल पकड़ता हूँ। ठीक है, अभी जो अपना पहला मॉलिक्यूल है साइक्लोहेक्सेन, ये जो साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोहेक्सेन को अगर H2 दिया तो ये कितना रिलीज करेगा, अभी अपन ने देखा, ये रिलीज करेगा 120 किलो जूल पर मोल, 120 किलो जूल पर मोल। ठीक, उसके बाद में अपन ने देखा कि अगर यहाँ पे साइक्लोहेक्साडाइन ले लिया जाए प्लस 2H2 दे दिया जाए, तो ये कितना रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा 232, ये रिलीज करेगा 232 किलो जूल पर मोल। ओके, ये रिलीज करेगा 232 किलो जूल पर मोल। लेकिन अगर मैं बेंजीन की बात करूं, तो बेंजीन को अगर 3H2 दे दिया जाए, इसका हाइड्रोजनेशन करवा दिया जाए, तो ये रिलीज करेगा ओनली 209 किलो जूल पर मोल, 209 किलो जूल पर मोल। ओके, तो ग्राफिकली भी तुम लोग समझ सकते हो कि ये 120 रिलीज कर रहा है, ये 232 रिलीज कर रहा है, 209 रिलीज कर रहा है। अब सिंपल सा रिलेशन तुमको पता है, जिसका एनर्जी ज़्यादा रहेगा वो उतना अनस्टेबल रहेगा। तो चेक कर लो कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है, मतलब स्टेबल कौन रहेगा, जिसका एनर्जी सबसे कम रहेगा। तो सबसे कम किसका है, सबसे कम एनर्जी है यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन का। उसके बाद किसका नंबर आता है, उसके बाद आता है साइक्लोहेक्सीन का, उसके बाद नंबर आता है बेंजीन का, और उसके बाद नंबर आता है साइक्लोहेक्साडाइन का। तो करेक्ट ऑर्डर क्या है, करेक्ट ऑर्डर एकदम सिंपल है। सबसे पहले आएगा साइक्लोहेक्सेन, सबसे पहले आएगा साइक्लोहेक्सेन स्टेबिलिटी में, उसके बाद कौन आएगा, साइक्लोहेक्सीन, उसके बाद आएगा साइक्लोहेक्सीन, उसके बाद कौन आएगा, देख लो, साइक्लोहेक्सीन के बाद कौन आएगा, बेंजीन आएगा। वैल्यूज को चेक करो, 120 के बाद 209, उसके बाद 232, तब इसके बाद बेंजीन आएगा, बेंजीन। एंड लास्ट में कौन आएगा, लास्ट में आएगा ये साइक्लोहेक्साडाइन। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर, दिस इज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर। सबसे ज़्यादा स्टेबल है साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद साइक्लोहेक्सीन, उसके बाद बेंजीन, एंड लास्ट में आएगा साइक्लोहेक्साडाइन। ठीक है, तो माइंड में जो भी कन्फ्यूजन्स थे क्लियर हुए। तो ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी अपने को चेक करना हो कि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी की चेक करने की बारी आए, तो अपन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का हेल्प लेते हैं।
हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का हेल्प लेने से अपने को ये फायदा होता है कि समझ में आ जाता है कि ये कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, और उसके हिसाब से अपन बता सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है मतलब ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, और कम एनर्जी रिलीज कर रहा है मतलब बहुत कम अनस्टेबल है। ओके, मतलब जितनी एनर्जी एकदम कम रिलीज करेगा वो उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी में रहेगा। तो ये तो थोड़ा भी एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा साइक्लोहेक्सेन, मतलब इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ओके, तो समझ में आया। ओके, सो और ऐसे वीडियोस चाहिए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना ये वीडियो कैसा लगा, एंड और तुमको कुछ डाउट होगा देन कमेंट इट। थैंक्स।